नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचार पर। बिहार में बनी देश की पहली फैक्ट्री जहां मक्का चावल से बनेगा एथेनॉल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। कहा, एथेनॉल फैक्ट्री खुलने से किसानों को होगा फायदा, युवाओं को मिलेगा रोजगार। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने बनाया रिकॉर्ड। भारत की सभी एफएमसीजी कंपनियों को छोड़ा पीछे। केवीआईसी ने पहली बार किया 1.15 लाख करोड़ रुपए का कारोबार। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस आज। ये दिवस श्रमिकों को उनके हक और अधिकार के प्रति करता है जागरूक। श्रमिक दिवस मजदूरों के लिए अपनी एकता प्रदर्शित करने का माना जाता है दिन। और दूरदर्शन किसान को मिला ENBA अवार्ड। डीडी किसान पर प्रसारित अपना पशु चिकित्सक कार्यक्रम को सामाजिक सरोकार की श्रेणी में मिला ये अवार्ड। मुख्य समाचार के बाद खबरें अब विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया में एथेनॉल फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है। ये देश की पहली फैक्ट्री है जहां ग्रेन से एथेनॉल बनाया जाएगा। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने फैक्ट्री का निरीक्षण भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि एथेनॉल फैक्ट्री खुलने से किसानों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही और भी प्लांट लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये लोगों के लिए खुशी की बात है कि पहली बार एथेनॉल का उत्पादन बिहार में ही शुरू होगा। उन्होंने कहा कि 2007 से ही प्रयास लगातार किया जा रहा था, लेकिन उस समय की सरकार ने इसे माना नहीं। लेकिन 2020 में केंद्र सरकार ने इस पर मंजूरी दे दी, जिसके बाद ये फैक्ट्री लगी है और काम शुरू हो गया है। इससे सभी को फायदा होगा। कि 2007 से ही हम लोग चाह रहे थे एथेनॉल के लिए, और उसके लिए बहुत बड़ा प्रस्ताव भी आया था लोगों का हम लोग। लेकिन उस समय जो हम लोगों ने कुछ कानून बना करके अमेंडमेंट करके भेजा, तो उस समय की सरकार ने इसको माना नहीं। लेकिन अभी जब 2019 में एक कार्यक्रम के सिलसिले में मालूम हुआ कि जब केंद्र सरकार ने अब कर दिया है, ये तय किया है, ये बड़ी खुशी की बात थी। हमने सब लोगों को पूरी जानकारी भी दे दी कि हम लोग 2007 में किस तरह से कोशिश कर रहे थे और कितना बड़ा ऑफर मिला था, लेकिन उस समय की सरकार ने इसको माना नहीं। अब आप लोगों के समय से हो गया, तब कोई भी चीज से होगा। अब किसी भी चीज से भी उत्पादन जिसके बारे में उन्होंने बता दिया, मक्का का बता दिया, और भी जितने भी जो पौधे हैं उसका सब कुछ तो ये सब बना दिया। आपका गन्ना का, इसका भी न बता रहे हैं, चावल का भी, उसका जो टुकड़ा रहेगा उससे भी बन जाएगा, सब हो रहा। तो इसीलिए जो कुछ भी होने वाला है ये बहुत अच्छी बात है। और आज जो इनका काम जो शुरू हो गया है, इन लोगों ने आज हम लोगों को बुलाया और आपने हमको कहा कि भाई चलिए, तो हम चले आए, क्योंकि हम लोगों को भीतर से मन से खुशी थी कि जरा एक बार तो देख लें एथेनॉल अगर बनता है तो किस प्रकार से बना रहे हैं, कैसा लग रहा है। आज सब दिखा दिया, हमने एथेनॉल भी देख दिया कैसे पेट्रोल डीजल के साथ वो काम करेगा। और पहले तो 10%, अब तय हो गया 20% भी पेट्रोल डीजल में लगेगा। अब कितना पेट्रोल और डीजल बाहर से मंगवाना पड़ता है। अगर एथेनॉल बन जाएगा तो देश को कितना लाभ होने वाला है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्णिया में एथेनॉल फैक्ट्री खुलने से यहाँ के किसानों को लाभ मिलेगा। भारी मात्रा में एथेनॉल बनेगा, इसे पेट्रोल में मिलाया जाएगा, जिससे पेट्रोल भी सस्ता होगा। किसानों को कैसे बाहर भेजना पड़ता है, अगर उसको तो उसको तो यहीं पर उसको हो जाएगा, उसको बिक्री हो जाएगी। अभी देख न रहे, बिहार में इतना उत्पादन होता, सब बाहर चला जाता है। लेकिन हम लोग तो चाहते हैं कि और ज्यादा हो। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितना ज्यादा हो जाए एथेनॉल के उत्पादन के लिए, और सब चीज स्वीकृति हो जाए, तो कितना होगा, कितना रोजगार बढ़ेगा, और 7 लाख लोगों का जो उत्पादन होता है उसका उनको फायदा होगा, सब तरह से होगा। तो देखिए अब शुरू हो गया है, ये बहुत खुशी की बात है। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि देश का पहला मक्के और चावल से बनने वाली एथेनॉल फैक्ट्री है और अभी कई और फैक्ट्रियों का भी निर्माण होगा। बिहार उद्योग के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है।
बिहार में देखिए कितना बड़ा बड़ा प्लांट लग रहा है। अभी पेप्सी वाला हुआ, 2000 एकड़ का हम लोग बना रहे हैं पार्क डोभी में, मेगा टेक्सटाइल पार्क बना रहे हैं बेतिया के अंदर, भागलपुर में एक प्लांट शुरू हो गया है, मुजफ्फरपुर में 4 प्लांट का काम शुरू हो गया है, हम लोग मधुबनी के अंदर कर रहे हैं, 17 प्लांट पे काम चल रहा है। हर क्षेत्र में हम लोग आगे लेकर बिहार को जाएंगे। बिहार तरक्की करेगा तब देश तरक्की करेगा, बिना बिहार के देश तरक्की नहीं कर सकता है। इसलिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज एक बड़ा प्लांट का उद्घाटन यहाँ पर हुआ है। यहाँ के किसानों के लिए इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। और एक अच्छी खबर, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने ऐतिहासिक कामयाबी दर्ज की है। खादी ने भारत की सभी एफएमसीजी कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए पहली बार 1.15 लाख करोड़ रुपए का जबरदस्त कारोबार किया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने बनाया रिकॉर्ड, भारत की सभी एफएमसीजी कंपनियों को छोड़ा पीछे। केवीआईसी ने पहली बार किया 1.15 लाख करोड़ रुपए का जबरदस्त कारोबार। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने लगातार लोगों से आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के साथ ही खादी अपनाने का आह्वान किया था। इसका नतीजा ये हुआ कि केवीआईसी देश की एकमात्र कंपनी है जिसने 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार दर्ज किया है। आंकड़ों पर गौर करें तो वित्त वर्ष 2021-22 में केवीआईसी का कुल कारोबार 1,15,415.22 करोड़ रुपए था। पिछले वर्ष यानी 2020-21 में 95,741.74 करोड़ रुपए की आय का 20.54% ज्यादा है। वर्ष 2014-15 की तुलना में 2021-22 में खादी और ग्राम उद्योग क्षेत्र में कुल उत्पादन में 172% की भारी वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि इस अवधि के दौरान सकल बिक्री में 248% से अधिक की वृद्धि हुई है। केवीआईसी ने इस व्यापक कारोबार लक्ष्य को कोविड-19 महामारी के कारण लगे आंशिक लॉकडाउन के बावजूद हासिल किया है। पिछले एक वर्ष के प्रदर्शन को देखें तो सबसे ज्यादा वृद्धि खादी क्षेत्र पर देखी जा सकती है, जिसमें 2020-21 में 3,528 करोड़ रुपए से 43.20% की वृद्धि दर्ज की गई और 2021-22 में यह 5,052 करोड़ रुपए हो गया। पिछले 8 वर्षों में यानी 2014-15 से 2021-22 में खादी क्षेत्र में उत्पादन में 191% की वृद्धि हुई है, जबकि खादी की बिक्री में 332% की तेजी से वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले कुछ वर्षों में केवीआईसी का मुख्य ध्यान कारीगरों और बेरोजगार युवाओं के लिए स्थायी रोजगार सृजित करने पर रहा है। आर्थिक संकट का सामना करते हुए बड़ी संख्या में युवाओं ने पीएमईजीपी के तहत स्वरोजगार और विनिर्माण गतिविधियों को अपनाया, जिससे ग्रामोद्योग क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि हुई। चंद्रशेखर की रिपोर्ट, टीडी किसान। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस आज है। इस दिन का मकसद है श्रमिकों के हितों और अधिकारों को लेकर चर्चा करना। इसीलिए सरकार लगातार अलग अलग योजनाओं के माध्यम से देश भर के श्रमिकों को सुविधाएं देने, उन्हें संगठित करने का प्रयास कर रही है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता संतोष चौधरी की ये खास रिपोर्ट। किसी भी देश का आधार वहाँ के श्रमिक हैं, जो अपनी मेहनत और लगन से सिर्फ एक शहर का निर्माण नहीं करते, बल्कि राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान देते हैं। चमचमाती सड़कें, आसमान छूती इमारतें, फ्लाईओवर से लेकर गांव की कच्ची पक्की सड़कों तक के निर्माण के पीछे सिर्फ और सिर्फ इन श्रमिकों की अथक मेहनत और परिश्रम शामिल है। जब राष्ट्र निर्माण में इतना अहम योगदान है तो ये भी जरूरी है कि इनके हित, अधिकार, इनका हक इनको मिले। इसलिए सरकार अलग अलग योजनाओं के माध्यम से मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा और लाभ पहुँचाने का प्रयास कर रही है। योजनाओं की कमी नहीं है, योजनाएं बहुत है, बस जरूरत है उन योजनाओं का जागरूकता के साथ लाभ उठाना। ई श्रम कार्ड से हम विभाग जो है असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों का एक डेटाबेस तैयार करके उनके जीवन में बेहतरी लाने के लिए उनको योजनाएं बनाई जा रही हैं, योजनाएं संचालित की जा रही हैं। वर्तमान में 2 योजना ई श्रम के माध्यम से अभी संचालित है। एक तो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना है, जिसके अंतर्गत 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा है। दूसरी मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना है, जिसमें 2 लाख रुपए तक का बीमा का कवरेज है उनके आश्रित को प्रदान किया जाएगा। ई श्रम कार्ड में श्रमिकों की सारी जानकारी रहेगी। सरकार असंगठित क्षेत्र के लगभग 38 करोड़ श्रमिकों का डेटाबेस तैयार कर रही है। ई श्रम कार्ड में मजदूर, फेरी वाले, सब्जी वाले, घरेलू कामगारों को जोड़ा जा रहा है। 12 अंकों का नंबर वाला इन्हें कार्ड दिया जाएगा, जिसमें इनसे जुड़ी सारी जानकारी होगी।
कुशल और अकुशल श्रमिकों के बारे में पता चलेगा। प्रधानमंत्री मानधन योजना कामगारों का बुढ़ापे का आर्थिक सहारा बन रही है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पेंशन योजना दी जा रही है। कामगार, छोटे व्यापारी, दुकानदार, श्रमिकों को इस योजना का लाभ मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से कार्यकुशलता को बढ़ावा दिया जा रहा है। कार्यकुशलता के आधार पर काम से अधिक आर्थिक लाभ भी मिल रहा है। प्रवासी श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। राज्यों में बेरोजगारी कम हो रही है और रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ इन्हीं श्रमिकों की बदौलत ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को गति मिल रही है। इसके लिए तो शासन को चाहिए कि गांव-गांव कैंप लगा करके जागरूक करें और गांव-गांव जा करके जो है इस श्रम कार्ड और श्रम कार्ड बनाएं। मनरेगा एक बहुत अच्छी सुविधा है और गांव के लोगों को उससे बहुत अच्छा बेनिफिट हो रहा है। आपका काम वर्क हो जाता है, टाइम से थोड़ा आगे पीछे ये है पेमेंट हो जाता है और बाकी प्रधान जी जो है कोई पैसा नहीं मांगते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा योजना से भी व्यापक बदलाव आया है। श्रमिकों को अपने गांव घर के नजदीक ही काम मिल रहा है। मनरेगा योजना से पलायन में कमी आई है। कार्य का भुगतान सीधे बैंक खातों में होने से पारदर्शिता बढ़ी है। श्रमिकों के सामने उस समय सबसे अधिक समस्या उत्पन्न हो जाती थी जब वो या उनके परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाता था। मन में कई सवाल, कहां जाएं, किससे मदद मांगे। इसीलिए सरकार ने आयुष्मान योजना की शुरुआत की ताकि किसी भी श्रमिक या आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को उपचार मिल सके। आयुष्मान योजना ने 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा दी, जिसका सबसे अधिक लाभ देश के श्रमिकों को मिला। श्रमिकों को सभी योजनाओं की जानकारी, उनका लाभ उनके घर के आसपास ही मिल जाए, इसीलिए देश भर में 4 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए गए। CSC के माध्यम से सभी योजनाओं की जानकारी और योजनाओं का लाभ श्रमिकों तक पहुंच रहा है। देश बदलाव की ओर है। इस बदलाव में देश के श्रमिक भी कदम ताल मिला सके, मुख्य धारा में शामिल हो सके। इसके लिए जरूरी है कि वो भी जागरूक हो, योजनाओं का लाभ उठाने के लिए, अपना हक पाने के लिए, अपनी सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए। और मध्य प्रदेश इंदौर के CSGS-ITS कॉलेज स्टूडेंट्स ने किसानों के लिए खेतों में स्प्रे करने वाली खास मशीन बनाई है। ये मशीन सोलर पैनल से संचालित की जा सकेगी। इसके अलावा इसमें बैटरी भी लगी है। इसे श्याम शर्मा, शब्बीर वकील, उत्कर्ष ठाकुर और ऋषभ सिंह ने मिलकर बनाया है। स्प्रे मशीन 4 स्टूडेंट्स की टीम ने बनाई है, जिसके एक स्टूडेंट श्याम शर्मा ने बताया कि गांव में खेती करने के दौरान अपने पिता और चाचा को हैंड स्प्रे पीठ पर लगाए देख उनके मन में विचार आया कि कुछ ऐसा बनाया जाए कि शरीर को आराम मिले। हमने इसकी रिसर्च की और लोगों से जाना कि ये समस्या पूरे भारत की है, इसीलिए ये सोलर बैटरी ऑपरेटेड स्प्रे बनाया गया। अभी इसमें और भी इम्प्रूवमेंट करना है, इसका वज़न और कम करना है। अभी सोलर पैनल का वज़न 4.5 किलो है, जिसमें मेटल के बजाय फाइबर का इस्तेमाल करके इसका वज़न काफ़ी कम किया जा सकता है। शब्बीर ने बताया कि स्प्रे सोलर से ऑपरेट होता है और इसमें बैटरी भी चार्ज होती है, जिससे ये स्प्रे चलाया जा सकता है। इसको पहनने में भी ये कंफर्टेबल है। इस स्प्रे की खासियत 2 है। सबसे पहली खासियत ये है कि सोलर ऑपरेटेड है जी। ये सोलर ऑपरेटेड होने के साथ साथ डायरेक्ट स्प्रे पंप को भी चलाता है, बैटरी को भी चार्ज करता है, बिना बैटरी के ही पंप को चला सकता है। दूसरी बात यह है कि यह पहनने में बहुत आसान है, कंफर्टेबल है किसी किसान के लिए, और 2-3 घंटे किसान इसको पहनकर आराम से काम कर सकते हैं। किसान जब खेतों में स्प्रे करने जाते हैं तो उस स्प्रे का वजन काफ़ी होता है और हैंड स्प्रे से ज़्यादा थकान लगती है। इसमें सोलर से स्प्रे मोटर के जरिए खेतों में छिड़काव किया जा सकेगा। वहीं सोलर पैनल से छांव भी मिलती रहेगी। सोलर पैनल के साथ बैटरी और बिना बैटरी के अब तक कोई कंपनी ऐसा प्रोडक्ट नहीं ला पाई है बाजार में। इसे बनाने में 4,500 कॉस्टिंग बनाने में आई है और इसे बिजनेस के रूप में बनाया जाएगा तो लागत कम हो जाएगी। ये आइडिया हमें ऐसा आया कि हमने अपने जो साथी है उनके फादर्स को उनके आसपास देखा है किसानों को काम करते हुए, और उसमें जो मेहनत लगती है और उनको जितनी थकान झेलनी पड़ती है, उनको बैटरी बार बार चार्ज करनी पड़ती है, ये सब दिक्कतें जब हमने देखी तो उसका समाधान हमने ये निकाला है। आगे बढ़ेंगे। दूरदर्शन किसान को ENVA अवार्ड सम्मान मिला है। DD किसान पर प्रसारित अपना पशु चिकित्सक कार्यक्रम को सामाजिक सरोकार की श्रेणी में ये अवार्ड दिया गया है। देश भर में लोग खासकर किसान DD किसान पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम को न सिर्फ बड़े चाव से देखते हैं बल्कि उससे लाभान्वित भी होते हैं।
और जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के बाद राजौरी जिले के जंगली इलाकों में भी आग लग गई है। सेना और राहत बचाव दल के लोग आग बुझाने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। राजौरी जिले के बातनी कलाल का स्पौथा गांव में आग फैल गई है। आग से हरे भरे जंगल में लगे कई वृक्ष जलकर खाक होते जा रहे हैं। और अब बात करेंगे मंडी भाव की। आइए देखते हैं देश भर की मंडियों का क्या रहा भाव। इस साल देश में मूंगफली की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर मूंगफली की उपज में इस साल 3,81,000 टन की कमी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान मूंगफली की पैदावार 98,63,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 1,02,44,000 टन की रही थी। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कुल तिलहन की उपज बीते साल के मुकाबले 12 लाख टन ज्यादा होने की उम्मीद है। इस साल तिलहन की पैदावार 3,71,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज महज 3,59,46,000 टन रही थी। केंद्र सरकार की ओर से कृषि निर्यात नीति में किए गए बदलावों के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत ने साल 2020-21 के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया है। यही वजह है कि वैश्विक बाजार में भारतीय मूंगफली की मांग में लगातार इजाफा हुआ है। देश में इस साल मूंगफली के निर्यात में अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। बीते 3 सालों के मुकाबले मूंगफली का निर्यात 10% बढ़ा है। साल 2017-18 के दौरान देश से मूंगफली का निर्यात 3,386 करोड़ रुपए का हुआ है। वहीं साल 2018-19 के दौरान निर्यात 3,297 करोड़ रुपए का रहा था। हालांकि साल 2019-20 के दौरान मूंगफली के निर्यात में 1,799 करोड़ रुपए का जोरदार इजाफा हुआ और निर्यात 5,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया, जबकि साल 2020-21 के दौरान मूंगफली का निर्यात 5,380 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंगफली की आवक सामान्य बनी हुई है। एगमार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में मूंगफली के भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की धोराजी मंडी में 29 अप्रैल को लोकल मूंगफली का भाव था 6,055 रुपए। 30 अप्रैल को इसके भाव में 225 रुपए का उछाल आया और भाव 6,280 रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि राज्य की ही जेतपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान बोल्ड क्वालिटी की मूंगफली के भाव स्थिर रहे। यहाँ 29 और 30 अप्रैल को बोल्ड क्वालिटी की मूंगफली 6,350 रुपए पर बिकी, जबकि राजकोट मंडी में मूंगफली के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 29 अप्रैल को बोल्ड क्वालिटी की मूंगफली का भाव था 6,400 रुपए। 30 अप्रैल को इसके सौदे 25 रुपए लुढ़क कर 6,375 रुपए पर हुए। वहीं सावरकुंडला मंडी में इस दौरान मूंगफली के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 29 अप्रैल को मूंगफली का भाव रहा 6,465 रुपए। 30 अप्रैल को इसके सौदों में 160 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 6,625 रुपए। भारत में कॉफी की 2 किस्में रोबस्टा और अरेबिका की खेती की जाती है। देश में रोबस्टा कॉफी के कुल उत्पादन का 70% हिस्सा है। देश के छोटे किसान रोबस्टा कॉफी को उगाना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें अधिक उपज और रखरखाव की लागत कम आती है। भारत के कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु ये 3 ही ऐसे राज्य हैं जहां कॉफी का उत्पादन किया जाता है। यहाँ कॉफी का 83% उत्पादन होता है। इसमें 70% हिस्सेदारी सिर्फ कर्नाटक की है। कर्नाटक के कोडागु जिले को कॉफी की खेती का हब कहा जाता है। वही बात कॉफी की पैदावार की करें तो यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यानी USDA के मुताबिक फसल वर्ष 2021-22 में भारत की कॉफी की पैदावार और खपत बढ़ सकती है। हाल ही में जारी हुई रिपोर्ट के अनुसार साल 2021-22 के लिए कॉफी की उपज 60 किलो के 5.53 मिलियन बैग अनुमानित है, जबकि पिछले साल उपज का ये आंकड़ा 5.23 मिलियन बैग रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में 76,800 टन अरेबिका और 2,25,000 टन रोबस्टा की पैदावार अनुमानित है। USDA के उपज के अनुमान के मुताबिक अरेबिका की पैदावार में 2% की गिरावट आ सकती है, जबकि रोबस्टा की पैदावार में 9% का इजाफा हो सकता है।
हालांकि पिछले साल के मुकाबले कुल पैदावार 6% बढ़कर 789 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होने की उम्मीद है। कॉफी का एक अपना अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत उत्पादित हुई कॉफी का लगभग 80% वैश्विक बाजार में निर्यात कर रहा है। वहीं इस साल देश से होने वाले कॉफी के निर्यात में अच्छी बढ़त देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान देश से कॉफी का निर्यात 5,236 करोड़ रुपए का हुआ था, जो साल 2020-21 के दौरान 103 करोड़ रुपए बढ़कर 5,339 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। आपको बता दें कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉफी के बाजार में ब्राजील, कोलंबिया, वियतनाम, इंडोनेशिया और इथियोपिया जैसे देशों से प्रतिस्पर्धा करता है। मंडी खबर के बाद अब बात मौसमी खेती की। आइए देखते हैं किसान इस मौसम में कैसे रखें अपने खेतों का ध्यान। राजस्थान में कपास की बुआई करें। कपास के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर लें। यहाँ खीरे के खेत में सिंचाई करते रहें। खीरे की बुआई का समय उचित है। साथ ही भिंडी के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। भिंडी की बुआई करें। राजस्थान में लौकी के खेत में सिंचाई कर लें। इस समय गेहूं की कटाई करें। वहीं गन्ने के खेत में सिंचाई करते रहें। गन्ने के खेत से खरपतवार निकालें। किसान बाजरे की बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा मूंग की बुआई करें। राजस्थान में तरबूज बोएं। यहीं जौ की कटाई करते रहें। अभी प्याज में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में प्याज में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर लें। गुजरात में गन्ने के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग करें। गन्ने के खेत से घास फूस निकालें। किसान धान के खेत से घास फूस निकाल लें। धान के खेत में निराई कर सकते हैं। यही धान के खेत में सिंचाई करते रहें। इसके अलावा भिंडी के खेत में निराई कर लें। भिंडी के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। भिंडी की तोड़ाई करते रहें। गुजरात में लोबिया के खेत में निराई करें। साथ ही किसान मूंग के खेत से खरपतवार निकाल लें। वहाँ तिल के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। अभी केले के खेत में सिंचाई करने का सही समय है। वहीं किसान मूंगफली के खेत से घास फूस निकाल लें। गुजरात में बैंगन के खेत की देखभाल करते रहें। ये मौसम भिंडी की बुआई के लिए अनुकूल है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त है। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोत कर तैयार कर ले। खरपतवार को साफ कर ले। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नरम, चिकनी और गहरे हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गुदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गुदे वाली और हल्के हरे रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करे तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करे और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करे। फसल की अच्छी पैदावार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। और अब नजर डालेंगे खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के लिए होंगे रवाना। PM मोदी जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस के अपने समकक्षों के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। दोनों नेता भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श के 6ठे संस्करण की सह अध्यक्षता करेंगे। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। जनरल मनोज पांडे ने MM नारवणे की जगह थल सेना प्रमुख का पदभार संभाला है। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने देश में कोयले की स्थिति पर आश्वस्त करते हुए कहा है कि कोयले को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। बिजली ताप संयंत्रों में 21.5 मिलियन टन कोयले का स्टॉक है। जोशी ने कहा कि दादरी की 11 यूनिटों और ऊंचाहार बिजली संयंत्र अपनी पूरी क्षमता के साथ जारी।
तेल विपणन कंपनियां आज उज्ज्वला दिवस के अवसर पर 5000 से अधिक एलपीजी पंचायतों का आयोजन करेंगी। इसमें एलपीजी के सुरक्षित और निरंतर उपयोग के अनुभव साझा करने के साथ साथ ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी शुरू। कोरोना की रफ्तार देश भर में एक बार और अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। कृषि संबंधित जानकारी के लिए देखते रहिए डीडी किसान समाचार अब समाप्त होते हैं।